हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। हम लोग आज बिहार राज्य से संबंधित परीक्षा की दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, हम लोग केवल उसी पॉइंट को कवर करेंगे, न कि संपूर्ण बुक को। तो आइए शुरू करते हैं बिहार राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। पहला सवाल हम लोग देखेंगे, बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 729 किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 5947.84 किलोमीटर। बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 22 मार्च 1912 को इसका गठन किया गया था। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बने थे। बिहार विधान परिषद काउंसिल भवन कब बना था? तो ये भवन बना था 1920 में और इसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित कब किया गया? तो 20 जुलाई 1937 को गठित किया गया था। विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया था। प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन कब हुआ? तो इसका विघटन हुआ था 31 अक्टूबर 1939 को। बिहार के नामकरण का कारण क्या है? तो बिहार का जो नामकरण का कारण है उसका कारण है बौद्ध विहारों की अधिकता। बिहार की ज्यामितीय आकृति कैसी, यानी कि बिहार की आकृति कैसी है? तो आयताकार आकृति है। बिहार से झारखंड पृथक कब किया गया? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। अब हम लोग मैप की सहायता से, बिहार के मैप की सहायता से ऐसे पॉइंट को कवर करेंगे जो पेपर में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। उसके बाद देखेंगे गोपालगंज। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। और गोपालगंज में जो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ पे देखा जाता है? तो गोपालगंज। तो गोपालगंज से आप लोग 2 पॉइंट याद रखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज एवं सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ पे देखने को मिलता है? तो गोपालगंज में देखने को मिलता है। अब आएंगे पटना में। पटना में आने के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है। और सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन महानगर किसे माना जाता है? तो पटना को ही माना जाता है। उसके बाद हम लोग आएंगे कैमूर यानी कि भभुआ जिला में आएंगे। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कैमूर है। जबकि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला की बात करेंगे तो आप लोग कहाँ आ जाएंगे? तो शिवहर जो है सबसे सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी कौन है? तो शिवहर है। शिवहर से आप लोग 2 पॉइंट याद रखेंगे, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर ही है। उसके बाद हम लोग आएंगे रोहतास में आप लोग 3 पॉइंट को याद रखेंगे। पहला पॉइंट है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पे मिलता है? तो बिहार में रोहतास में सर्वाधिक महिला साक्षरता एवं पुरुष साक्षरता है। एवं सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला भी कौन है? तो ये रोहतास है। तो रोहतास से आप लोग 3 पॉइंट याद रखेंगे, सर्वाधिक महिला एवं पुरुष साक्षरता एवं सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो ये रोहतास है। उसके बाद हम लोग आएंगे शेखपुरा में। ये है दोस्तों शेखपुरा।
शेखपुरा में आप लोग देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो ये शेखपुरा है। उसके बाद हम लोग आएंगे मुंगेर। मुंगेर की बात करेंगे तो मुंगेर में क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। वही आप लोग को बताए थे कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो गोपालगंज है, और सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम मुंगेर में है। अब हम लोग आएंगे पूर्णिया में। पूर्णिया में आप लोग को दो चीज़ देखने को मिलेगा, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है, तो ये पूर्णिया है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पे, तो ये भी पूर्णिया में देखने को मिलता है। अब हम लोग आएंगे सहरसा। कहाँ आएंगे दोस्तों, सहरसा आएंगे। सहरसा में न्यूनतम महिला साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता आप लोग को सहरसा में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे मधेपुरा। मधेपुरा में क्या है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे, तो ये मधेपुरा में है। तो इस तरीके से आप लोग का ये जो जितने भी बताए हैं ये आप लोग को पेपर में देखने को मिलता है। आइए अब आते हैं अगला पेज पे। परीक्षा की दृष्टि से अगला पॉइंट है, बिंदुसार के दरबार में रहने वाले आजीवक भविष्य वक्ता कौन थे, तो उस भविष्य वक्ता का नाम था पिंगलवत्स। पिंगलवत्स ने ही अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी की थी। तो पूछा जाएगा कि अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी किसके द्वारा किया गया, तो पिंगलवत्स के द्वारा किया गया था, जो किसके दरबार में रहते थे, तो बिंदुसार के दरबार में रहने वाला क्या था, आजीवक भविष्य वक्ता था। अगला पॉइंट आएंगे हम लोग, बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मांगी गई वस्तुएं कौन कौन सी थी, तो ये 3 वस्तुएं थी। पहला वस्तु हो जाएगा अंगूरी मदिरा, दूसरी वस्तु का नाम है सूखी अंजीर, और तीसरा था एक दार्शनिक। ये तीनों पॉइंट भी आए हैं। आप लोग को ये सवाल इस टाइप से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन शामिल नहीं था, तो आप लोग इन तीनों का नाम याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त के साथ श्रवण बेलगोला जाने वाले जैन आचार्य का नाम क्या था, तो उसका नाम था भद्रबाहु। प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसके समय थी, तो प्राचीन काल में जो सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी वह थी बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के प्रमुख पुत्र थे, आप लोग नाम याद रखेंगे कि बिंदुसार के पुत्र में कौन कौन प्रमुख थे, तो सबसे बड़ा पुत्र का नाम था सुसीम, और सबसे छोटा पुत्र का नाम था अशोक तीस। आप लोग दोनों नाम याद रखेंगे। अगला पॉइंट पे आएंगे हम लोग, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो पाल वंश का अंतिम शासक था रामपाल। जी दोस्तों, पूछा जाएगा पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था रामपाल। कैवर्त विद्रोह, देखिए नया नाम देखने को मिल गया। कैवर्त विद्रोह के समय शासक कौन था, तो कैवर्त विद्रोह के समय शासक था रामपाल। कवि सोडल, क्या है दोस्तों, कवि सोडल द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी। पूछा जा रहा है कि कवि सोडल द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसको दी गई थी, तो ये उपाधि दिया गया था धर्मपाल को। ओदंतपुरी महाविहार, ओदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे स्थित है, तो ओदंतपुरी महाविहार जो है यह पंचानन नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे, बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, तो बिहार में जो निर्वाण प्राप्त करने वाले हैं वैसे तीर्थंकरों की संख्या 2 है। दोनों का नाम बता देते हैं, आप लोग याद रखेंगे। पहला का नाम है महावीर स्वामी और दूसरा का नाम है बसु पूज्य। ये दोनों ऐसे तीर्थंकर थे जिसने महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त किए थे, तो ये बिहार में निर्वाण को प्राप्त किए थे। उसके बाद देखेंगे समेद शिखर, क्या है दोस्तों, समेद शिखर कहाँ पे है, तो ये झारखंड में है। समेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 20। आप लोग याद रखेंगे कि बिहार में जो निर्वाण प्राप्त किए
तीर्थंकरों की संख्या 2 थी। वही अगर समेत शिखर पे पूछा जाए निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या कितनी थी, तो 20 थी। अगला पॉइंट कवर करेंगे हम लोग। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन कब हुआ था, तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2 जनवरी 1946 को। बिहार में प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 के संस्थापक सचिव कौन थे, तो इनके संस्थापक सचिव का नाम था श्री कृष्ण सिन्हा। राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम क्या था, जी दोस्तों देखिए कैसा सवाल पूछ रहा है कि राजकुमार शुक्ल जो थे उसके गांव का नाम क्या था, तो उसके गांव का नाम था मुरली भरहवा। मुरली भरहवा किसके गांव का नाम था, राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम था। बिहार को मुख्यतः कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो इसे 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमियाँ कहलाती है, टाल कहलाती है। पूछा जाएगा दक्षिणी बिहार में मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमियाँ को किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं टाल के नाम से। उदाहरण के लिए दिया गया है कि मोर टाल, बरहिया टाल, मोकामा टाल और सिंघौल टाल, ये सब क्या है, तो ये सब जो है दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमियाँ है जिसे टाल के नाम से जाना जाता है, और इसके ये सब उदाहरण हैं जो आप लोग याद कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो पहला इसका विस्तार देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, तो इसका जो विस्तार है त्रिवेणी नहर से भिखना ठोड़ी दर्रे के मध्य इसका विस्तार है। उसके बाद प्रमुख दर्रा का देखेंगे, इसमें भिखना ठोड़ी दर्रा पूछा जाएगा कि भिखना ठोड़ी दर्रा कहाँ पे, तो ये बिहार में है। सोमेश्वर दर्रा ये भी बिहार में है। मरबात दर्रा ये सब कहाँ था, ये सब दर्रा प्रमुख कहाँ का है, तो बिहार का है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की जो क्या है उत्तरतम श्रेणी है। क्या है दोस्तों, पूछा जाएगा कि सोमेश्वर श्रेणी जो है यह बिहार की उत्तरतम श्रेणी है। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का जो नाम है उसका नाम है फोर्ट सोमेश्वर। क्या है नाम दोस्तों, फोर्ट सोमेश्वर। 880 मीटर पश्चिमी चंपारण में इसका विस्तार है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हरदा घाटी। क्या है दोस्तों, हरदा घाटी। हरदा घाटी जो है यह जलोढ़ मैदान का भाग है। किसका भाग है दोस्तों, तो जलोढ़ मैदान का भाग है। कौन सा घाटी, तो हरदा घाटी। हरदा घाटी का वही विस्तार की बात करेंगे तो इसका जो विस्तार है वह है सोमेश्वर श्रेणी व रामनगर दून के मध्य इसका विस्तार किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र कौन है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है उसका नाम है मोकामा के किउल हरोहर नदी घाटी में। मोकामा के किउल हरोहर घाटी में जो है क्या है, विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है। बिहार में भारत के लगभग 90% मखाने यानी कि फॉक्स नट का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे, तो उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्र में बिहार में भारत के लगभग 90% मखाने का उत्पादन किया जाता है। बिहार का प्राचीनतम भूखंड को किस नाम से जानते हैं, तो बिहार का जो प्राचीनतम भूखंड है उसको हम लोग दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अब हम लोग देखेंगे बिहार में पर्वतीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहते हैं, तो बिहार में जो पर्वतीय मिट्टी का जो विस्तार है उसको भाबर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बिहार में अब्रक मूलक मिट्टी प्राप्त होती है नवादा जिला से। पूछा जाएगा बिहार में अब्रक मूल की मिट्टी कहाँ से पाई जाती प्राप्त होती है, तो ये नवादा जिला से प्राप्त होती है। बिहार में पिडमोंट, क्या है दोस्तों, बिहार में पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है, तो ये पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण के
पश्चिम उत्तर भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में पाई जाने वाली मृदा का क्या नाम है? तो नवीन जलोढ़क मिट्टी। पूछा जाएगा कि नवीन जलोढ़क मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नवीन जलोढ़क मृदा कहा जाता है। बिहार में अधिक वर्षा के कारण बृहद स्तर पर जूट की कृषि होती है। तो जूट की अधिक कृषि होती है बिहार में कहाँ पे? तो उत्तर पूर्वी बिहार में। उत्तर पूर्वी बिहार में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? जूट की कृषि यानी कि जूट की खेती की जाती है। बिहार के लगभग 90% क्षेत्रफल पर विस्तृत मृदा है। पूछा जा रहा है कि बिहार में जो 90% क्षेत्रफल है उस पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो उस पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। धान एवं जूट के लिए उपर्युक्त मृदा कौन है? तो ये खादर मृदा है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को ही खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बिहार का दाल का कटोरा कहलाता है कौन? पूछा जाएगा कि बिहार का दाल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये मोकामा टाल को बिहार का दाल का कटोरा कहा जाता है। पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का गठन किया जा गया? तो पुराना बिहार जो था दोस्तों उससे 45.85% भूमि लेकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो भीम बांध जो है दोस्तों, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है मुंगेर जिला में। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल आपको जनरली पेपर में देखने को मिलता होगा। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है। बिहार का जो अधिकांश भाग आच्छादित है वो है कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है तो ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। बिहार में दोस्तों दामोदर नदी जो प्रवाहित होती है ना, ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। सिकराना नदी को जाना जाता है। पूछा जा रहा है कि सिकराना नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बूढ़ी गंडक के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, बूढ़ी गंडक को ही सिकराना नदी के नाम से भी जाना जाता है। डेहरी बांध स्थित है, तो डेहरी बांध जो स्थित है ये सोन नदी पर स्थित है। और सोन किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्र नदी कौन सी है? तो बिहार में बहने वाली नेपाल की जो पवित्र नदी है उस पवित्र नदी का नाम है बागमती नदी। मेची सहायक नदी है तो महानंदा की। मेची किसकी सहायक नदी है? तो मेची सहायक नदी है महानंदा का। देवहा और गोगरा अन्य नाम है, तो किस नदी का अन्य नाम है? तो घाघरा नदी का और दो नाम है, जिसका क्या नाम है दोस्तों? तो देवहा एवं गोगरा जो है यह किस नदी का नाम है? तो ये घाघरा नदी का नाम है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो ये बूढ़ी गंडक जो है दोस्तों, यह बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी है। लखनदेई एवं करनाली नाम से जानी जाती है किस नदी को? तो लखनदेई एवं करनाली नाम से जानी जाती है घाघरा नदी को। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, घाघरा नदी बोले, लखनदेई नदी बोले, करनाली नदी बोले, सिंपल सी बात है। आप लोग क्या याद रखेंगे? घाघरा। जो तीनों में से कोई दे दे आप लोग क्या समझेंगे? घाघरा नदी। उसके बाद देखेंगे हम लोग अब्दुल बारी पुल स्थित है। तो अब्दुल बारी पुल जो है सोन नदी पर स्थित है। कौन सा पुल? तो अब्दुल बारी पुल, ये सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी का दूसरा नाम क्या है? पूछा जा रहा है सोन नदी का और अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है हिरण्यवाह एवं सोनभद्र।
हिरण्यवाह एवं सोनभद्र किसका नाम है? तो ये सोन नदी। हिरण्यवाह एवं सोनभद्र किसका नाम है? तो ये सोन नदी का नाम है। उदयपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उदयपुर पक्षी अभयारण्य जो है दोस्तों यह बेतिया जिला में स्थित है। उसके बाद देखेंगे राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 15 अगस्त 2006 को। राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का शुभारंभ किया गया था 15 अगस्त 2006 को। बिहार पृथ्वी दिवस, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थित है वह बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को ही पूरे विश्व में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यानी कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है एवं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। सर्वाधिक फसल सघनता बिहार में क्या कहाँ पे देखने मिलता है? तो शिवहर में। सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर में देखने को मिलता है। न्यूनतम फसल सघनता ये गया में देखने को मिलेगा आप लोग को। सर्वाधिक नीबल बुआई क्षेत्र कौन है? तो सर्वाधिक नीबल बुआई क्षेत्र की बात करेंगे तो पहला डिस्ट्रिक्ट बक्सर आ जाएगा और दूसरा भोजपुर। बिहार में जो दुग्ध उत्पादन होता है वह गाय से 62% दुग्ध का उत्पादन होता है एवं भैंस से 35.2% दुग्ध का उत्पादन होता है। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो 17वीं शताब्दी में बिहार में जो सोने का जो खान था वह पटना जिला में स्थित था। देश का सबसे बड़ा पाइराइट्स उत्पादक राज्य कौन है? तो ये बिहार है। देश का सबसे बड़ा पाइराइट उत्पादक राज्य कौन है? तो ये अपना बिहार राज्य है। बिहार में लेड एवं जिंक, बिहार में लेड एवं जिंक पाए जाते हैं तो ये बांका एवं रोहतास जिला में लेड एवं जिंक पाए जाते हैं। देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत बिहार में मिलता है? तो देश में कुल खनिज का 3% बिहार राज्य में मिल जाएगा। अब देखेंगे बिहार में प्राप्त खनिज, प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे पूर्णिया। पूर्णिया जिला की बात करेंगे तो यहाँ फायर क्ले कहाँ पे मिलेगा? तो ये खनिज है जो आप लोग को पूर्णिया जिला में मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे भागलपुर। भागलपुर से बीपीएससी में इस बार सवाल पूछा गया था। तो देखते हैं भागलपुर से क्या कौन कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो भागलपुर में हेमेटाइट, लौह एक्स मिलता है, कोयला भी मिलता है एवं कोयला मिलता है कहाँ कहाँ से? तो लक्ष्मीपुर ब्लॉक राजमहल कोलफील्ड क्षेत्र से कोयला मिलता है। तो आप लोग भागलपुर से 2 याद रखेंगे, हेमेटाइट, लौह अयस्क एवं कोयला। भागलपुर से ही चाइना क्लो, क्या है दोस्तों? चाइना क्लो भी मिलता है। पता नहीं यह किस प्रकार का खनिज है, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। लेकिन क्या है, यह एक प्रकार का खनिज है जो आप लोग को भागलपुर में मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग मुंगेर आएंगे। तो मुंगेर में देखते हैं क्या क्या मिलेगा। तो मुंगेर में आप लोग को चूना पत्थर, क्वार्टजाइट एवं बॉक्साइट खनिज प्राप्त होगा। उसके बाद मुंगेर में ही क्वार्टजाइट एवं सिलिका बालू भी खनिज प्राप्त होता है। बांका की बात करेंगे तो बांका से सीसा एवं जिंक प्राप्त होता है। बांका से क्या क्या प्राप्त हो जाएगा? तो सीसा एवं जिंक प्राप्त होगा। उसके बाद आएंगे हम लोग जमुई। जमुई में सोना, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क। उसके बाद जमुई से ही क्वार्टजाइट, सिलिका बालू ये सभी प्राप्त होता है। लखीसराय से भी क्वार्टजाइट प्राप्त होता है। नालंदा की बात करेंगे तो नालंदा से भी क्वार्टजाइट प्राप्त होता है। उसके बाद आएंगे जहानाबाद।
जहानाबाद से क्रोमाइट प्राप्त किया जाता है। उसके बाद गया है, गया से फेल्स पार एवं मैग्नेटाइट लॉ अयस्क प्राप्त होता है। रोहतास की बात करते हैं तो रोहतास से चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन प्राप्त होता है। ये चूना पत्थर आपको कैमूर जिला में भी मिल जाएगा। उसके बाद आएंगे रोहतास में, तो रोहतास में आपको पाइराइट्स, सीसा, जिंक, बॉक्साइट इत्यादि प्राप्त होगा। कैमूर में आपको टाइटेनियम, वेनेडियम एवं गैलियम प्राप्त होगा। तो आप लोग कैमूर से याद रखेंगे कौन कौन, टाइटेनियम, वेनेडियम एवं गैलियम, ये तीनों कहाँ से प्राप्त होता है, ये कैमूर से प्राप्त होता है। तो ये थे प्रमुख खनिज संसाधन जो आपको बिहार के प्रमुख जिलों से प्राप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे बिहार के प्रमुख हवाई अड्डा। बिहार में कौन कौन सा ऐसे हवाई अड्डा है, जो 1-2 इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी है, आप लोग इसे याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं बिहार के प्रमुख हवाई अड्डा। तो बिहार में देखेंगे कौन कौन से हवाई अड्डा है जो आपके पेपर में आते हैं। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, रक्सौल हवाई अड्डा, ये सब कहाँ पे, तो बिहार में है। उसके बाद चूनापुर हवाई अड्डा, ये पूर्णिया में स्थित है। चूनापुर हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों, तो ये पूर्णिया में स्थित है। जोगबनी हवाई अड्डा, ये जोगबनी में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, जोगबनी हवाई अड्डा, नाम से ही क्लियर है कि ये जोगबनी में स्थित है। उसके बाद दरभंगा में है हवाई अड्डा। क्या है दोस्तों, दरभंगा हवाई अड्डा कहाँ पे, तो ये दरभंगा जिला में स्थित है। उसके बाद देखेंगे गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गया का जो हवाई अड्डा है वह इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है, तो ये पटना में स्थित है। बिहार में भारतीय आणविक विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा आणविक विद्युत संयंत्र की स्थापना की जा रही है। तो रजौली नवादा में इसकी स्थापना की जा रही है। उसके बाद देखेंगे प्रमुख तत्व। ब्रेडा संबंधित है किससे, तो ब्रेडा पूछा जाएगा आप लोग से किससे संबंधित है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे डगमारा जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है, पूछा जाएगा डगमारा जल विद्युत परियोजना यह क्या है दोस्तों, ये प्रस्तावित है। ये सुपौल जिला में है और किस नदी पर है, तो ये कोसी नदी पर स्थित है। उसके बाद देखेंगे हम लोग बिहार के प्रमुख कागज कारखाना। बिहार में कौन कौन सा कागज कारखाना है, तो पहला है डालमिया नगर जो रोहतास में है। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि डालमिया नगर रोहतास में है, यह किसके लिए फेमस है, तो ये कागज कारखाना के लिए फेमस है। दूसरा है समस्तीपुर में, जिसका नाम है ठाकुर पेपर मिल। ठाकुर पेपर मिल जो समस्तीपुर में है, इसका भी संबंध किससे है, तो ये कागज कारखाना से संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना। इस बार भी बीपीएससी में यहाँ से सवाल उठाकर पूछा गया था। तो आइए देखते हैं कि बिहार में 7 निश्चित योजना में कौन कौन से 7 योजना को शामिल किया गया है। तो पहला निश्चय योजना आर्थिक हल युवाओं को बल। क्या है दोस्तों, आर्थिक हल युवाओं को बल। उसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा है आरक्षित रोजगार एवं महिलाओं का अधिकार। आरक्षित रोजगार एवं महिलाओं का अधिकार। तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा निश्चय है हर घर बिजली। क्या है दोस्तों, हर घर बिजली, यह तीसरा निश्चय योजना है। चौथा की बात करेंगे तो चौथा निश्चय योजना है हर घर नल का जल। हर घर नल का जल, आप लोग याद रखेंगे, हर घर नल का जल। पांचवा पॉइंट की बात करेंगे तो पांचवा निश्चय योजना जो है बिहार सरकार का, वो है घर तक पक्की गली नालियाँ। घर तक क्या रहेगा, पक्की गली नालियाँ। अब बात करेंगे हम लोग छठा निश्चय योजना कौन सा है, तो छठा में है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। शौचालय का हम लोग निर्माण करेंगे और घर का सम्मान करेंगे। तो शौचालय निर्माण
घर का सम्मान। सातवां जो है यह अंतिम योजना है 7 निश्चय योजनाओं में, अवसर बढ़े आगे पढ़े। क्या है दोस्तों? अवसर बढ़े एवं आगे पढ़े। अवसर बढ़ेगा तो हम लोग क्या होगा? आगे पढ़ेंगे। तो ये था दोस्तों क्या? विकसित बिहार के लिए 7 निश्चित योजना, यानी कि 7 निश्चय योजना। अब हम लोग देखेंगे आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चित निश्चय योजना 2। विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना 2। इसमें भी 7 निश्चय योजना है। पहला जो है यह युवा शक्ति बिहार की प्रगति। क्या है दोस्तों? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा की बात करेंगे तो दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला। सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी। हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा पॉइंट की बात करेंगे तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा पॉइंट देखेंगे हम लोग स्वच्छ शहर विकसित शहर। अगर स्वच्छ हमारा शहर रहेगा तो हमारा शहर क्या करेगा? विकसित करेगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट हो गया स्वच्छ शहर विकसित शहर। अब आते हैं छठे पॉइंट पे। तो छठा पॉइंट है सुलभ संपर्कता। संपर्कता सुलभ क्या हो जाएगा दोस्तों? संपर्कता। ये लास्ट पॉइंट है और ये 7वां निश्चय योजना है, निश्चय योजना 2 का। क्या है दोस्तों? सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। क्या है दोस्तों? सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो आप लोग क्या करेंगे? विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना एवं आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय योजना 2 को कॉपी राइट यानी कि कॉपी पे कहीं लिख लेंगे, याद कर लेंगे। आपको यहाँ से एक सवाल बीपीएससी में मिल ही जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया था? तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम आया था 2006 में और यह लागू हुआ था 8 अप्रैल 2006 से ये लागू हो गया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत बिहार में प्रथम पंचायती चुनाव का आयोजन कब किया गया? तो मई जून 2006 में पंचायती राज चुनाव का आयोजन किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला आरक्षण 50% एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था 20%। आप लोग इसे याद रखेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला आरक्षण 50% है एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण है वह 20% है। विविध बिहार में परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से पॉइंट विविध में यानी कि मिसलेनियस से उठाए जाते हैं, उस सारे पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। देश में कृषि अनुसंधान प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये बिहार राज्य है। जो कब किया था? तो ये 1905 में देश में कृषि अनुसंधान प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य बना था। कब बना था? 1905 में। भारत का प्रथम सौर ग्राम कौन है? तो भारत का जो प्रथम सौर ग्राम है वह है धरनई गांव। क्या है दोस्तों? धरनई गांव। ये गांव कहाँ का है? तो जहानाबाद का और ये बिहार राज्य में स्थित है। उसके बाद देखेंगे बिहार की प्रथम खुली जेल। बिहार का जो प्रथम खुली जेल है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये बक्सर जिला में स्थित है। बिहार का पहला बिजनेस स्कूल कहाँ पर है? तो बिहार का जो पहला बिजनेस स्कूल है वह कंझिया नाथनगर भागलपुर में स्थित है। नाम याद रखेंगे कि बिहार का जो पहला बिजनेस स्कूल है उसका नाम है कंझिया नाथनगर, जो कहाँ पर है? तो ये भागलपुर में स्थित है। बिहार का प्रथम समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये सवाल बहुत पूछा जाता है पेपर में कि बिहार का जो प्रमुख समाचार पत्र है बिहारी, इसके संपादक कौन थे? तो ये बाबू माहेश्वर प्रसाद इसके संपादक है। किसके? तो बिहारी के। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो अध्ययन केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह किशनगंज जिले में स्थित है। बिहार में पत्रकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम लोग। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो एक साप्ताहिक पत्रिका था उसका नाम था द बिहार हेराल्ड, और ये कब प्रकाशित हुआ था? ये 1875 में इसका प्रकाशन हुआ था। आप लोग को नाम याद रखना है कि बिहार का जो प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था जो साप्ताहिक था उसका नाम था द बिहार हेराल्ड, 1875 में प्रकाशित होता था। अब देखेंगे बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो दैनिक था यानी कि डेली ये प्रकाशित होता था तो उसका नाम था द सर्च लाइट। 1918 में द्विसाप्ताहिक, 1930 से दैनिक। ये क्या था? 1918 में था द्विसाप्ताहिक था, लेकिन 1930 से ये क्या हो गया? दैनिक हो गया था। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र का नाम है बिहार बंधु। क्या नाम है दोस्तों? बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र का नाम है बिहार बंधु। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो दैनिक था उसका नाम था सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जिसका नाम है सर्वहितैषी। अब हम लोग देखेंगे बिहार के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उसके उपनाम। वीर कुंवर सिंह यानी कि कुंवर सिंह का उपनाम क्या था? तो इसका नाम था बाबू कहकर हम इनको संबोधित करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो ये देश रत्न एवं अजात शत्रु के नाम से फेमस थे। उसके बाद बात करेंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा की बात करेंगे तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। जयप्रकाश नारायण, ये आपको बीपीएससी के पेपर में लगभग देखने को मिलता ही होगा। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। अनुग्रह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की बात करेंगे तो इसे बड़े साहब एवं बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। जो वही जगजीवन राम की बात करेंगे तो ये बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। सत्येंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह को छोटे बाबू कहकर भी संबोधित किया जाता था। वैद्यनाथ मिश्र यात्री, क्या है दोस्तों? वैद्यनाथ मिश्र यात्री, इसे नागार्जुन एवं बाबा के उपनाम से भी संबोधित किया जाता था। तो ये था दोस्तों बिहार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको पेपर में यहीं से प्रश्न आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। धन्यवाद।